सर, दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद में जो अल फलाह यूनिवर्सिटी काम कर रही थी, अब तो उस पर गाज गिर गई है। उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। और जैसे ही आतंक का अड्डा बनी हुई थी सर, यहाँ पर कहां से फंडिंग आ रही थी, कहां से पैसा आ रहा था, यहाँ के डॉक्टर कहां कहां भेजे जा रहे थे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए, अब तो पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। अंजू जी, ये जो जेहादी यूनिवर्सिटी है, इसकी मान्यता रद्द कर दी है एआईयू ने, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने। और ये करना बहुत ही जरूरी भी था। अब इन्होंने सिर्फ इस यूनिवर्सिटी की इस शाखा का बंद किया है, या इनके और भी शाखाएं हैं देश भर में, क्या वो चलते रहेंगे? और एक चीज है, ईडी और एनआईए आ रही है फॉरेंसिक ऑडिट करने, इनके डोनेशंस कहाँ से आ रहे हैं वो सब मॉनिटर किए जाएंगे। एक तरह से बहुत ही अच्छी पहल है, जिसके अंदर मुझे लगता है कि देश के अंदर ये एक तरह से जिन्होंने इन्होंने जो तंत्र बना के रखा है और जो इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे थे कि दिसंबर 6 को ये देश के अंदर मल्टीपल सीरियल अटैक्स करने की प्लान कर रहे थे। देखिए, 1993 में तो मुंबई अटैक हुआ था, ये मुंबई में सीरियल अटैक हुआ था, ये से मल्टीपल सिटीज में सीरियल अटैक्स करने का प्लान कर रहे हैं। और एक तरह से देश के अंदर उसके बाद रिपोर्ट ये भी आ रही है कि बायो वॉरफेयर के थ्रू वो रेसिन भी मिलाया जाएगा। एक तरह से खतरनाक साजिश तैयार की जा रही है, ताकि देश के अंदर एक दहशत का माहौल बने और मोदी सरकार को गिराने के लिए एक विश्वव्यापी एक अभियान, मतलब आप सोचिए, इतना बड़ा 3200 किलो का जो आरडीएक्स और ये अमोनियम नाइट्रेट है, ऐसे कोई नहीं लेके आ सकता है। इसके लिए आपको एक तरह से पूरा तंत्र लगता है। और ये जो रिपोर्ट्स आई है कि 2 साल से ऊपर से प्लानिंग चल रही है, तो समझ लीजिए 2 साल से ऊपर से प्लानिंग चल रही है, तो 2023 से इनको मालूम था कि हमें स्टार्ट करना है, ताकि 2025 में हमें इनको गिराना भी है। और ये भी सोचने वाली बात है कि बार बार विपक्ष ने बोला भी है कि देश के अंदर एक तरह से केरोसिन के जैसे आग भी लग सकती है। हमारे जो ऑपोजिशन लीडर ने भी बोला है कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। तो मेरा ये एक तरह से मानना है कि क्या हो देश के अंदर एक तरह से अराजकता, एक केओस, अनार्की फैलाने के लिए ये आपत्तिजनक भाषण दिया जा रहा है। और देश के अंदर सुख शांति को तहस नहस करने के लिए कभी जेंसी का प्रोटेस्ट का बोलते हैं, कभी वोट चोरी की बात कर रहे हैं। अब ये सब विफल हुआ तो देश को जलाने के लिए यहाँ पर एक आतंकवादी हमला करने की एक तरह से साजिश की जा रही है। अब तो ये चीज हमें एक तरह से सतर्क रहना पड़ेगा कि और क्या क्या प्लानिंग है, क्या ये सिर्फ 3000 किलो था, और कितना एक्सप्लोसिव हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी तक खतरा टला नहीं है। अभी एक तरह से हमने इसको डिफर कर जरूर कर दिया है, पर 6 दिसंबर को इनका एक प्लान था कि पूरे देश के अंदर एक सीरियल अटैक्स करने का, और अयोध्या और बहुत सारी जगहों पर एक हमारे देश के अंदर एक जहाँ पे भी जमावड़ा ज्यादा होता है भक्तों का, डिवोटीज का, वहां पर ये कराने का इनका एक तरह से फुल फ्लेज प्लान था। सर, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि 32 शहरों में ये सीरियल धमाके करने वाले थे। लेकिन सर, जैसे हमने खबरें बार बार कवर की हैं कि एक रिजीम चेंज का ऑपरेशन सीआईए डीप स्टेट भारत में चला रहा है। आपको याद होगा करीब 1 महीने पहले खबरें आई थी कि बीजेपी के 37 एमपीज जो हैं वो उनके टारगेट पर हैं, कभी ना कभी सरकार गिर जाएगी। और 6 महीने का टाइम दिया गया है रिजीम चेंज के लिए। आपको लगता है ये उसी का एक हिस्सा हो सकता है? क्योंकि अगर इतने बड़े पैमाने पर देश में धमाके होते, उसके बाद आप सोचिए देश में दंगे फैल जाते, तो किसको जिम्मेदार ठहराया जाता विपक्ष की तरफ से? मोदी सरकार को। ये तो ऑब्वियसली बात है कि मोदी सरकार को बैकफुट पे रखने के लिए देश के अंदर उनको एक तरह से ये सब चीज हो जाता तो मोदी सरकार अपना जनाधार खो बैठती। देखिए, मोदी सरकार ने पिछले 10 साल से बोला है कि सिर्फ कश्मीर को में छोड़ के बाकी सब जगह हमने टेररिस्ट अटैक को एक तरह से कंट्रोल कर लिया है। अब इस जो दावा है उसको खोखला साबित करने के लिए इन्होंने ये चाल रची थी। इनका मल्टीपल डेट्स थे, दिसंबर 6 को भी था और जनवरी 26 को भी था। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि इनका एक ही एजेंडा था कि अगर हम 6 दिसंबर को अगर हम न कर पाए तो हम 26 दिसंबर को करेंगे। तो इनकी सोच आगे भी थी, और इनका मल्टी लेयर लेवल प्लान होता है। अगर एक प्लान फेल हो जाता है तो सेकंड प्लान कैसे करना। तो
तो अब ये देखने वाली बात है कि ये जो डॉक्टर का टेरर मॉड्यूल है, क्या ये एक तरह से स्टार्ट है या इसके डीपर नेटवर्क से अक्रॉस इंडिया, ये भी एक तरह से सोचने वाली बात रहेगी। मेरा ये मानना है कि भारत के अंदर ये जो अमोनियम नाइट्रेट आया था, रिपोर्ट्स ये भी बोल रही है कि वो बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते आया है। तो एक तरह से आप ये देखिए कि बांग्लादेश के अंदर भी पाकिस्तान जो है अपनी जो सांठगांठ बढ़ाता जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर रेडिकल्स को ट्रेन किया जा रहा है, जाकिर नायक को बुलाया गया था और टर्की भी उनको सपोर्ट दे रहा है, बांग्लादेश को भी सपोर्ट दे रहा है और जैशे मोहम्मद को भी सपोर्ट दे रहा है। नेपाल की जो बॉर्डर है वहां पर मदरसास बनाने की बात चल रही है या बना चुके होंगे, जिसकी फंडिंग टर्की दे रहा है और यहाँ पर भी जैशे मोहम्मद को पूरी फंडिंग टर्की दे रहा है। और रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में भी ये आई है कि बात कि जितने भी हैंडलर्स थे ये टर्की जाके आए थे और उनका उधर एक हैंडलर टर्की में था। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो हैंडलर्स है वो डायरेक्टली पाकिस्तान तो जा ही नहीं सकते, इनको कोई न्यूट्रल कंट्री जाना है और गल्फ के अंदर एक ही कंट्री है जो एंटी इंडिया है, वो है टर्की। टर्की ने हमेशा हमारा एक तरह से विरोधी किया है। जब हमने उनके यहाँ पे अगर जब अर्थक्वेक आया था, वी वर द फर्स्ट टू सेंड द एड, उसके बावजूद भी इन्होंने कश्मीर इश्यू रेस किया है। इन ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने पूरी सपोर्ट की है पाकिस्तान की, इन्होंने उनको ड्रोन दिया है, जबकि अपना एक शिप ये कराची में भी लाके एक तरह से तैनात कर चुके हैं। इन टर्की जानता है कि भारत उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता क्योंकि टर्की इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द नेटो अलायंस, इसके लिए ये एक तरह से कवर शील्ड दे रहा है। तो मेरा ये मानना है कि भारत सरकार को इमीडिएटली एक तरह से नेटो को अपील करना पड़ेगा कि क्या आप टेररिज्म को शय दे रहे हो, आप ऐसी कंट्री को टेररिज्म पहुंचाने के लिए क्या आप शय दोगे? क्या आपका मतलब यही है कि देश के अंदर भारत देश के अंदर टेररिस्ट हमला कराने वाली कंट्री को आप शय दोगे क्या? सबसे पहले तो अमेरिका से हमको ये एक प्रश्न करना चाहिए। और मार्को रूबियो तो बोल ही रहे हैं कि हम आपको सहायता करने के लिए तैयार हैं। आप अगर आप भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अच्छा काम कर रही है तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखिए अमेरिका अपने आप को बीच में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और उसको ये भी मालूम है कि भारत उसको करने नहीं देगा, पर बीच में जरूर आ रहा है। और एक चीज है कि भारत सरकार ने इसको टेररिस्ट अटैक बोल दिया है। अब इसकी गहन जांच होगी, इसकी एक तरह से जो प्रूफ हम देंगे, इररेफ्यूटेबल प्रूफ रहेगा कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। और जिस दिन हम ये डॉसियर भेजे, सारी कंट्रीज को भेज देंगे कि भैया ये देखिए ये कंट्री इन्वॉल्व है, टर्की इन्वॉल्व है, आप क्या करना चाहोगे? अगर आपकी कंट्री में ये होगा तो क्या करना चाहोगे? क्योंकि ये सब जरूरी है, क्योंकि अगली बार अगर हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करते हैं तो कोई भी इनके साथ में खड़ा नहीं रहेगा। देखिए हमारा अपोज ना करे पर इनके साथ भी ना खड़ा रहे, ये एक तरह से डिप्लोमेटिक विक्ट्री होने वाली है। और इस बार तो एक तरह से टर्की को कटघरे में खड़ा रखने की जरूरत है और उसके खिलाफ हमें जो भी एक कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स की जरूरी है। हमें साइप्रस, ग्रीस और आर्मीनिया के साथ मेडिटेरियन में कॉर्ड बनाने की जरूरत है, क्योंकि टर्की से हम एक तरह से आप ये जान लीजिए हम उनके साथ दोस्त नहीं रह सकते। और जी एक चीज है, 2019 में 100 साल हुए थे खिलाफत मूवमेंट के। 1919 में खिलाफत मूवमेंट हुआ था, कांग्रेस ने अपना ऑफिस, ओवरसीज ऑफिस टर्की में खोला था। तो ये एक चीज बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी के जो अच्छे रिलेशंस है टर्की के साथ।